हे एवरीवन, माय नेम इज दीपशिका गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। अगर हम बात करते हैं कि जो कि फर्स्ट रिव्यूज थे, जब आप डायरेक्ट और लाइक राइट आफ्टर योर एग्जामिनेशन जब आप बच्चों से मेरी बात हुई थी रात में, तो लाइव सेशन में हमने काफ़ी सारे बच्चों के साथ में एक सिमिलर पैटर्न देखा था, और वो ये था कि मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर कहीं ना कहीं आसान से मॉडरेट की तरफ था, और इवनिंग शिफ्ट का पेपर मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड पर था। ठीक है, ये एक कॉमन बात थी जो थ्रू आउट सारे स्टूडेंट्स ने लगभग जो वो हमसे बताई है। इसके बाद हम तब हमारे सामने पेपर नहीं था, लेकिन आज हमारे सामने पेपर है। हमने खुद से इस चीज़ को एनालाइज किया है और हमने देखा है कि हाँ, चीज़ें हैं जो कि आप बच्चों ने हमसे हम तक पहुंचाई हैं, उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें वाकई में सच हैं। ठीक है, इसके अलावा आप बच्चों के साथ मैंने यूट्यूब पोल कंडक्ट किया, आपने मुझे टेलीग्राम पे जो मैसेजेस किए, हमने जो लाइव सेशंस में बात की, उन सब के थ्रू हमें मुझे यही समझ में आता है कि यस, पेपर के लेवल में जरूर 100% देयर वाज अ डिफरेंस, डिस्टिंक्ट अच्छा खासा डिफरेंस हमको दिखाई देता है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के पेपर्स में। ठीक है, अब ये डिफरेंस जो है, पहली बात तो डिफरेंस क्या है, प्लस इसका कितना इफेक्ट आपके स्कोर्स पर पड़ेगा, इसका कितना ज्यादा असर पड़ने वाला है आपके रिजल्ट के ऊपर, परसेंटाइल के ऊपर, कट ऑफ के ऊपर, एटसेट्रा, हम बात करेंगे। बट बिफोर दैट एक सिंपल सी चीज कि इसके पहले जब एग्जामिनेशन हुआ करता था तो इट वाज लाइक नॉर्मलाइजेशन की कोई बात नहीं थी। दो सेशन में या दो शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करवाने की कोई बात नहीं थी, और बहुत स्मूथली सब कुछ चल रहा था। परसेंटाइल में स्कोर्स नहीं आया करते थे, सिंपल तरीके से आपको रॉ फॉर्मेट पे आपका स्कोर मिल जाता था, उसी बेसिस पर कट ऑफ मिलती थी एंड थिंग्स लाइक दैट। आई रियली डू नॉट नो कि वॉट इज द रीजन ऑफ डूइंग ऑल दिस। इतना सब करने की क्या जरूरत है? इतना तो बच्चा बैठता भी नहीं है इस एग्जामिनेशन के लिए। क्यों बच्चों को नेसेसरी परेशान करने की कोशिश की जा रही है, मेरे को समझ में नहीं आता है। अथॉरिटीज इसका आंसर कभी दे पाए तो शायद हमको समझ में आए कि भाई क्या लॉजिक है इसके पीछे। बट फिलहाल के लिए जो हमारे हाथ में है वो यही है कि इसको एटलीस्ट हम एनालाइज कर पाए और आप बच्चों तक ये पहुंचा पाए कि वाकई में क्या इस चीज से आपको कोई बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली, क्योंकि आप बच्चे एक्चुअली बहुत परेशान होते हो। मतलब मैं जब मेजोरिटी स्टूडेंट से बात कर रही होती हूँ, आप लोग काफी ज्यादा स्पेसिफिकली जब एडमिट कार्ड आते हैं ना, आप वहीं पे डर जाते हो कि मेरा इवनिंग शिफ्ट में पेपर आ गया है मैम, अब मतलब अब मैं क्या करूं। तो वही साइकोलॉजी के साथ आपके खेलने लगा है, और ये पहली बार नहीं है, इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ऐसा हो रहा है या ऐसा पेपर आया है। हर बार से जब से ये स्टार्ट हुआ है प्रोसेस, जब से इस तरीके का प्रोसेस, तब से हम यही देख रहे हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान पेपर आ जाता है और इवनिंग शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है। तो पहले हम एनालाइज करेंगे पेपर को, उसके बाद हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे आपके स्कोर्स, परसेंटाइल और फाइनल रिजल्ट के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लैरिटी से समझ में आएंगी। आगे बढ़ने के पहले अगर आपको सेशन पसंद आता है तो मेक श्योर आपने इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिफ्ट 1 के पेपर के बारे में। शिफ्ट 1 के पेपर में अगर हम क्वेश्चन की लेवल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये इजी टू मॉडरेट साइड पे था, इजी टू मॉडरेट साइड पे आपका पेपर था। वहीं पे अगर मैं शिफ्ट 2 के पेपर की बात करूंगी तो ये आपका मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड में क्वेश्चंस जो थे वो पूछे गए थे। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ये हम कैसे बात कर सकते हैं इसके बारे में कि इजी टू मॉडरेट? तो सिंपल बात है, रेपिटेशन ऑफ टॉपिक्स। जो रेपिटेशन ऑफ नोन टॉपिक्स है, जो काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जो इजी टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट एरियाज, हम सो कॉल्ड इंपॉर्टेंट एरियाज हम बोल रहे होते हैं, उनका नंबर यहाँ पर काफी ज्यादा था एज कंपेयर टू यहाँ। ठीक है, अगर हम सेकेंड शिफ्ट में बात करते हैं तो वहां पर भी ऑफ कोर्स स्टैटिक सब्जेक्ट का नेचर है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब कुछ नया पूछ लिया जाए। तो बहुत कुछ ऐसा था जो कॉमन था, बट उस कॉमन में भी बहुत चीजें ऐसी थी जो डायरेक्ट नहीं थी। तो अगेन पॉइंट आ जाता है कि भाई इजी डायरेक्ट क्वेश्चंस कहाँ ज्यादा थे, तो यहाँ पर इजी और डायरेक्ट क्वेश्चंस का नंबर काफी ज्यादा था एज कंपेयर टू है। ठीक है, एज कंपेयर टू है यहाँ पर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस काफी ज्यादा थे, लेंदी क्वेश्चंस थे, इंटरमिक्सिंग ऑफ चीजें बहुत ज्यादा थी। इससे बात आती है इंटरमिक्सिंग की। इंटरमिक्सिंग ऑफ क्वेश्चंस का क्या मतलब है? क्वेश्चन है सेल बायोलॉजी का, साथ में टेक्निक भी इनकॉर्पोरेट कर दिया। क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, साथ में बायोकेमिस्ट्री या फिर आपका टेक्निक्स भी वापस से जोड़ दिया। तो जब आपकी दो यूनिट्स को जोड़कर क्वेश्चन फ्रेम करा जाए और डायरेक्ट क्वेश्चन ना हो, बहुत सारा एनालिटिकल माइंड आपको इस्तेमाल करना पड़े, बहुत सारे लॉजिक इस्तेमाल करे, टाइम का इस्तेमाल ज्यादा हो जाए और उस केस में पेपर थोड़ा सा लेंदी हो जाए, तो वो सारी चीजें यहाँ पर रोल प्ले करने लगती हैं एक पेपर को डिफिकल्ट बनाने में। तो अगर आप देखोगे तो पेपर शिफ्ट 1 का जो पेपर था, यहाँ पर इंटरमिक्सिंग थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम थी और क्वेश्चंस इतना ज्यादा मतलब इनडायरेक्ट या इतना ज्यादा इस तरीके से नहीं पूछे गए थे। लेकिन अगर आप शिफ्ट 2 में बात करते हैं तो यहाँ पर इंटरमिक्सिंग ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा थी कंपैरेटिवली।
ठीक है, तो ये तो हो गया सबसे पहले आपके सामने पेपर का एनालिसिस कि पेपर थे किस तरीके के दोनों। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ सिर्फ, ये आपका जो पेपर है आप खुद से देख सकते हैं, आपका पेपर आपके सामने है, आपके हाथों में है, मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग शिफ्ट का। आप बच्चों से जो मेरी बातें हुई हैं लाइव सेशंस में, लाइव चैट में, टेलीग्राम पर जो हमारी बात हुई है, सेशंस में जो हमारी बात हुई है, पोल जो मैंने कंडक्ट किया है उसके थ्रू जो मुझे आंसर्स मिले हैं उसके थ्रू मैं ये बातें आपसे कर रही हूँ। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। मैम नॉर्मलाइजेशन से क्या फर्क पड़ने वाला है मेरे स्कोर के ऊपर। देखो, दो चीजें बताती हूँ। पहली चीज, ये नॉर्मलाइजेशन से एक्चुअली उन लोगों को बेनिफिट होता है थोड़ा सा जिनका पेपर डिफिकल्ट आता है, ठीक है। तो ये तो एक अच्छी बात हुई ना, क्योंकि भाई उनका पेपर भी डिफिकल्ट आए फिर उनको नॉर्मलाइजेशन से नुकसान भी हो जाए तो ये तो कितना ही जायज है। तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन से उन बच्चों को बेनिफिट होता है जिनका पेपर डिफिकल्ट है। तो पेपर किसका डिफिकल्ट है? इवनिंग शिफ्ट का। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट किसको होगा? इवनिंग शिफ्ट के स्टूडेंट्स को बेनिफिट इससे होता है। और हर बार देखा गया है, पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो एक स्टूडेंट जिसके अच्छे खासे मार्क्स थे उसका स्कोर या उसकी रैंक जो थी कंपैरेटिवली पीछे थी एज कंपेयर टू उस बच्चे के जिसका स्कोर जो है वो ज्यादा है लेकिन वो मॉर्निंग शिफ्ट में स्टूडेंट है, ठीक है। मतलब सिंपल शब्दों में, मान लीजिए एक्स स्कोर है, मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे का स्कोर आता है मान लो 130 नंबर, ठीक है। इवनिंग शिफ्ट के बच्चे का स्कोर आता है मान लो 120 नंबर, लेकिन इवनिंग शिफ्ट के स्टूडेंट की रैंक जो होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मॉर्निंग शिफ्ट के स्टूडेंट के रैंक की। क्यों? क्योंकि इस बच्चे को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट, ठीक है। अब ये तो हुई रैंक की बात, यही सेम चीज सिलेक्शन पर भी एप्लीकेबल होती है। जब परसेंटाइल में हमारे मार्क्स आएंगे, मतलब परसेंटाइल जब आपके सामने रिलीज होगी, तो परसेंटाइल के केस में आपका जब स्कोर कार्ड रिलीज होगा वहां पर परसेंटाइल आती है, वहां पर आपकी स्कोर या मार्क्स नहीं आते, रॉ मार्क्स नहीं आते, परसेंटाइल आती है। तो उस परसेंटाइल को आप देखोगे, चेक करोगे तो आप जान पाओगे कि परसेंटाइल भी इन लोगों की कंपैरेटिवली ज्यादा होगी कम नंबर के साथ एज कंपेयर टू हियर। या उस नंबर पे परसेंटाइल मान लो 120 नंबर दोनों सिनेरियोज में प्रेजेंट है, बट यहाँ पर परसेंटाइल कम होगी, यहाँ परसेंटाइल ज्यादा होगी, ठीक है। परसेंटाइल समझा दिया, परसेंटाइल के बाद में रैंक समझा दिया। कट ऑफ, कट ऑफ, अब सिंपल बात है, परसेंटाइल से ही कट ऑफ आपका आ रहा है। जब परसेंटाइल यहाँ पर ज्यादा है तो ऑफ कोर्स ही बात है कि एक पर्टिकुलर नंबर पे सिलेक्शन के चांसेस भी इवनिंग शिफ्ट में ज्यादा है एज कंपेयर टू, मतलब कि अगर मान लीजिए आपके 100 लेट्स अज्यूम 110 नंबर है, 105 नंबर है, ठीक है, 105 नंबर है और 105 नंबर पे हम अज्यूम करते हैं कि जो इवनिंग शिफ्ट का बच्चा है उसको जेआरएफ मिल जा रहा है, बट मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे को शायद एलिस मिल रहा है, या मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे को शायद कुछ नहीं मिल पा रहा। अब आप बोलोगे मैम ये तो मॉर्निंग शिफ्ट वालों के साथ में ज्यादती हो गई, तो गलत हो गया। तो बच्चों पेपर भी तो आपका आसान आया था, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग तो सिस्टम कर रहा है, बैलेंसिंग तो हो रही है, बट इस बैलेंसिंग की कोई नीड नहीं है, कोई खास जरूरत नहीं है ये सब करने की। सिंपल फॉर्मेट पे एक साथ पेपर करवाओ, सब बच्चों के लिए समान पेपर रखो, समान पेपर होने के बाद में सबका रॉ स्कोर के फॉर्मेट पे मार्क्स दो, कट ऑफ दो और बात खत्म। इतना सिंपल सा ये प्रोसेस था। आई डू नॉट नो उसमें क्यों इतना ज्यादा दिमाग लगा के उसको इतना कॉम्प्लिकेट बना दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गई बात नॉर्मलाइजेशन की। अब जैसे कि मैंने बोला रिजल्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो सेम पैटर्न पे आपका रिजल्ट आएगा। बच्चों इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों, मुझे लगता है आपको ये वीडियो सुन के बहुत खुशी मिलेगी। तो आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में ना एक अपने स्कोर्स प्लस आपका कौन सा शिफ्ट पेपर था इसके साथ में कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर्स मेंशन कीजिए। आई एम श्योर आप सभी ने रॉ स्कोर कैलकुलेट कर लिया, नहीं किया तो प्लीज गो एंड कैलकुलेट योर रॉ स्कोर। ये आपको मदद करेगा आपके आगे की जर्नी में, क्योंकि आपको पता होगा कि ये पर्टिकुलर नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से आप क्या करेंगे, अच्छा कट ऑफ की बात कर लेती हूँ। तो कट ऑफ के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे आपसे एक सेपरेट वीडियो में, क्योंकि कैटेगरी वाइज में कट ऑफ आपको कोशिश करूंगी बताने की। ऑल्सो आई ट्राई कि मैं दोनों शिफ्ट के हिसाब से जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करूं, बट उसके लिए मुझे आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है वो क्या मेंशन करेगा, आपका शिफ्ट कौन सा था, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, शिफ्ट कौन सा था, मार्क्स कितने आ रहे हैं। उससे होगा क्या कि हमें एक अच्छा खासा हमारे पास एक डेटा पूल होगा और उसके बेसिस पर हम एक जेन्युइन ऑथेंटिक आंसर जो है वो आप तक पहुंचा सकते हैं रिगार्डिंग कट ऑफ। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, और अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं, असहमत है, जो भी है, यू कैन मेंशन दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।